मॉस्को में लगातार ड्रोन विस्फोट के बाद रूस ने घोषणा कर दी है कि वो तीसरे नहीं बल्कि अंतिम विश्व युद्ध के लिए तैयार है। इस चेतावनी का मतलब है रूस धरती को जीवन विहीन बना सकता है। रूस ने धरती के हर छोर पर बड़ी परमाणु तैनाती कर दी है। पुतिन के परमाणु गठबंधन के साथ ही जिनपिंग और किम जोंग ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। धरती के 3 क्षेत्रों में सर्वनाश की व्यूह रचना हो चुकी है। आशंका है कि अगस्त में ही रूस अमेरिका की सीधी जंग छिड़ सकती है। देखिए मॉस्को में हो रहे विस्फोट के बाद पुतिन ने महाविस्फोट की क्या तैयारी की है। जितना आसान रूस के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करना रहा है, उतना ही आसान अब यूक्रेन के लिए मॉस्को पर हमले करना हो गया है। यूक्रेन 2 महीने से लगातार मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर रहा है, उसकी सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। जुलाई की शुरुआत से रूस की राजधानी मॉस्को इसी तरह दहल रही है। आए दिन ड्रोन विस्फोट हो रहे हैं। 11 अगस्त को एक बार फिर यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन वर्षा कर दी। मॉस्को के आसमान पर गरजता ये ड्रोन यूक्रेन का है। यूक्रेन के इस ड्रोन को रूस ने ध्वस्त करने का दावा किया और एक जोरदार धमाके की आवाज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सड़क से गुजरती महिला ने भी अपने मोबाइल कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। मॉस्को से धमाके की एक और तस्वीर आई। इस विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। मॉस्को के 67 सिटी हॉस्पिटल के नजदीक भी एक ड्रोन विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें अलग अलग इमारतों में रहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यूक्रेन UJ-22 बीवर ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि 11 अगस्त के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के बाहरी इलाकों में ड्रोन गिरा दिए। लेकिन 11 अगस्त को ही मॉस्को से ये तस्वीर भी आई जिसमें दावा किया गया कि मॉस्को के दोमोदेडोवो एयरपोर्ट के नजदीक एक इमारत से ड्रोन टकराया है। मॉस्को में सिर्फ यही धमाका नहीं हुआ बल्कि ओदिनेत्सोव के एक वेयरहाउस में भी धमाका हुआ, जिससे भयंकर आग लग गई। माना जा रहा है कि यह भी यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से हुआ। मॉस्को डिफेंस टीम ने यूक्रेन के ध्वस्त ड्रोन मलबे की तस्वीरें भी जारी की हैं। 10 अगस्त को ही यूक्रेन ने मॉस्को के बाहरी क्षेत्र में एटमी बॉम्बर के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। दस अगस्त को हुए हमले में पूरा कारखाना तबाह हो गया। 10 अगस्त को पूरे दिन मौके पर मॉस्को की इमरजेंसी फायर और रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। मॉस्को पर हमलों की बढ़ती संख्या बता रही है कि अब यूक्रेन के लिए मॉस्को बहुत आसान टारगेट है। अगस्त के महीने में ही यूक्रेन ने मॉस्को पर कई ड्रोन हमले किए हैं। 1 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर 7 ड्रोन हमले किए। 6 ड्रोन मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन का एक ड्रोन प्रशासनिक इमारत से जाकर टकराया, जिसमें काफी नुकसान हुआ।
6 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर एक ड्रोन हमला किया। एयर डिफेंस से ड्रोन तबाह हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से रूस को नोकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद भी करना पड़ा। 9 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर 2 ड्रोन हमले किए। दोनों ड्रोन मॉस्को के बाहरी इलाके में ध्वस्त कर दिए गए। 10 अगस्त को यूक्रेन के 2 ड्रोन मॉस्को में इंटरसेप्ट किए गए। दोनों ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिए। 11 अगस्त को मॉस्को में कई ड्रोन नजर आए। रूस ने दावा किया कि सभी ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। रूस को एक बार फिर नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। रूस भले ही ये दिखाए कि मॉस्को में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि यूक्रेन के हमलों से मॉस्को दहल उठा है। क्योंकि जंग अब यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है। लगातार ड्रोन हमलों के बाद क्रेमलिन में रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। सुरक्षा परिषद की बैठक में तय किया गया कि यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए उसके मददगार नेटो से सीधी जंग के लिए तैयार रहे। क्रेमलिन के करीबी रूस के एक रक्षा विशेषज्ञ ने बैठक में यह दावा किया है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध की नहीं बल्कि अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी के संकेत भी मिलने लगे। सुरक्षा परिषद की बैठक खत्म होते ही रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने एक एयरबेस से उड़ान भरी। रूस के 2 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने आर्कटिक सागर के ऊपर गश्त लगानी शुरू कर दी। रूस ने एक साथ इतने बड़े पैमाने पर परमाणु और सैन्य गतिविधि शुरू कर दी है जो अब से पहले नहीं देखी गई। नॉर्थ सी में रूस का नॉर्दर्न नेवल फ्लीट युद्धाभ्यास कर रहा है। आर्कटिक और बैरेंट्स सागर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। प्रशांत महासागर में रूस और चीन की नौसेना दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रही है। प्रशांत महासागर में गरजते ये रूस और चीन की नौसेना के जहाज हैं। दोनों नौसेनाओं के अत्याधुनिक असॉल्ट वॉरशिप दुश्मन के टारगेट को तबाह कर रहे हैं। नौसेना के हेलीकॉप्टरों से हमले का अभ्यास किया जा रहा है। पुतिन ने अपने सबसे करीबी देशों के साथ न्यूक्लियर युद्ध का गठबंधन तैयार कर लिया है। रूसी सेना आर्कटिक बैरेंट्स सागर में परमाणु तैनाती कर चुकी है। नॉर्थ अटलांटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात है। चीन के साथ रूस प्रशांत क्षेत्र में परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है। एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर चीन का खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के समर्थन में जंग का ऐलान कर दिया है। किम जोंग ने अपना टॉप मिलिट्री कमांडर बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री को कमांडर नियुक्त कर दिया है। रूस ने अमेरिका, यूरोप और एशिया तक अपना परमाणु चक्र तैयार कर लिया है। तो अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में अपनी सैन्य तैनाती कर दी। अमेरिकी नेवी ने एक साथ पूरी दुनिया में युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसे तीसरे विश्व युद्ध के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी नेवी की इस एक्सरसाइज में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्लीट, 25,000 नौसैनिक शामिल हैं। इसे एक साथ 22 टाइम जोन में आयोजित किया जा रहा है। इसे लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 का नाम दिया गया है। अमेरिकी नौसेना का दूसरा बेड़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर में महायुद्ध की तैयारी करेगा। इस बेड़े को सीधे पेंटागन से ऑर्डर मिलेगा। अमेरिकी नौसेना का तीसरा बेड़ा पूर्वी प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी करेगा। इसे युद्धाभ्यास के ऑर्डर सैन डियागो से मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा दक्षिण अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार है। विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच इसे फ्लोरिडा के मैपो से ऑर्डर मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात है। बहरीन के मनामा से इसके लिए ऑर्डर जारी होंगे। अमेरिकी नौसेना का 6ठा बेड़ा इटली के गायटा में तैनात है। ये बेड़ा खास तौर पर रूस को भूमध्य सागर में रोक देने के लिए वॉर एक्सरसाइज करेगा। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा
पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात है। जापान के योकोसुका से इसे ऑर्डर मिलेगा। रूस और अमेरिका की सैन्य तैयारी सबूत है कि दोनों विरोधी अपने अपने सहयोगियों के साथ न्यूक्लियर वॉरफेयर की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और धरती पर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। जंग में लगातार हार के बाद ज़ेलेंस्की ने बड़ा फैसला किया है। सैन्य भर्ती सेंटर के सभी कमांडर बर्खास्त कर दिए गए हैं। नए सैनिकों की भर्ती में आई कमी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। सैनिकों की कमी से जूझ रही है ज़ेलेंस्की की सेना। पूर्व सैन्य ऑफिसर अब भर्ती सेंटर के नए कमांडर होंगे। पिछले कुछ दिनों से जारी रूस के ताबड़तोड़ प्रहार का असर अब दिखने लगा है। दावा है कि इस युद्ध में यूक्रेन को इतना बड़ा नुकसान अब तक नहीं हुआ था। रूस की सेना ने कुपियांस्क पर कब्जा जमा लिया है। खेरसोन से भी यूक्रेन ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। पिछले ऑपरेशन विंटर की तरह ही रूस ने अब यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और गोदामों पर हमला शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के हथियार खत्म करने के साथ ही बिजली सप्लाई, खाने के सामान के गोदाम पर हमला कर रहा है। हथियारों की किल्लत के बीच यूक्रेन ने भी कुछ जगहों पर पलटवार शुरू कर दिया है। नेटो की बेरुखी और रूस की बेचैनी का असर अब पूरे यूक्रेन में नजर आ रहा है। यूक्रेन पर बारूदी सैलाब की रफ्तार कम होने के बजाय और तेज हो चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कीव के लोग एक बार फिर सहमे हुए हैं, क्योंकि पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस भी शायद कीव के लोगों की जान ना बचा सके। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कीव को दहलाने के लिए किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कीव में एयर डिफेंस सुबह से ही एक्टिव है और कई धमाके अब तक सुने जा चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के कुपियांस्क पर रूस का कब्जा होना करीब करीब तय है। यहां यूक्रेन के सैनिक अब मुकाबला करने की हालत में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कुपियांस्क के ज्यादातर इलाकों पर रूस के सैनिकों का कब्जा हो चुका है। एक दिन की जंग में यूक्रेन के 55 सैनिकों की मौत की खबर है। बाखमुत पर कब्जे के बाद रूस की सेना ने कुपियांस्क पर कब्जे का मिशन शुरू किया था। माना जा रहा है कि जल्द ही रूस कुपियांस्क पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में भी यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के सैनिक अब लाचार नजर आने लगे हैं। अपने साथियों की मौत से यूक्रेन की सेना का मनोबल भी गिर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में खेरसोन में यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हुई है। ज़ेपोरिज़िया में हर दिन 125 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। क्रास्नोलिमेंस्की में हर दिन 60 सैनिकों की मौत हो रही है। पूरे डोनेट्स्क की बात करें तो हर दिन 290 सैनिकों की मौत हो रही है। कुपियांस्क में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां रहने वाले सभी लोगों को इलाका खाली करने का फरमान दिया गया है। खार्किव के 53 इलाकों से भी लोगों को शहर छोड़ने का फरमान है।
खार्किव से 12,000 लोगों को निकाला गया है। खार्किव पर 15 दिनों से लगातार भारी गोलाबारी हो रही है। सितंबर 2022 तक रूस का कुपियांस्क और खार्किव पर कब्जा था। ज़ेपोरिज़िया में एक बार फिर रूस ने मिसाइल से हमला किया। कहा जा रहा है कि रूस ने इस्कंदर मिसाइल से एक होटल को निशाना बनाया। हमले के वक्त होटल के आसपास कई लोग मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस होटल का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी अक्सर करते थे। अब तक 1 की मौत और 16 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि हुई है। रूस की मिसाइल गिरने की वजह से यहां एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। ज़ेपोरिज़िया में मिसाइल अटैक में यूक्रेन से सिर्फ 1 मौत को कंफर्म किया गया है, लेकिन तुर्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में नेटो के 45 सैनिकों की मौत हुई है। नेटो देशों के 70 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। दावा यह भी है कि इस इलाके में एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन एयर डिफेंस एक्टिव नहीं था। अब अवदीव्का की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी है, लेकिन सच ये है कि ये यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस का भीषण हमला है। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है। रूस की एक स्पेशल बटालियन ने ज़ेपोरिज़िया के ओरेखोवस्की में भी यूक्रेनी फौज के ठिकाने पर हमला किया। रूस के सैनिकों ने मोर्टार से यूक्रेनी सैनिकों के अड्डे को तबाह कर दिया। यूक्रेन के मारियांका में भी जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेन के सैनिकों ने इस इलाके पर मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन अब रूस के सैनिक यूक्रेनी फोर्स को इस इलाके से खदेड़ने का मिशन चला रहे हैं। रूस की सेना यहां जबरदस्त गोलाबारी कर रही है। सुमी को खंडहर बनाने का मिशन अब भी जारी है। सुमी में आर्टिलरी से फिर जबरदस्त गोलाबारी की गई है। सुमी के 8 इलाकों में गोलाबारी हुई है। सुमी में एक दिन में 220 धमाके हुए हैं। बाखमुत की तरह यह शहर भी तबाह हो रहा है। यूक्रेन ने भी रूस पर कई जगहों पर पलटवार किया है। यह रूस का BM-21 ग्रैड MLRS था। रूस इस पोजीशन से लगातार अटैक कर रहा था। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने इस MLRS को तलाशा और फिर जोरदार धमाके के साथ रूस के इस हथियार का अंत हो गया। रूस के कलुगा में भी एक बिजली सप्लाई के सब स्टेशन पर रहस्यमय आग लग गई। शक है कि यहां भी यूक्रेन ने अपने ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन के एक और हमले को देखिए। जंगल के बीच रूस के T-72B टैंक पर ड्रोन से ग्रेनेड हमला हुआ। हमले में टैंक में जोरदार धमाका हुआ। हालांकि टैंक पर सवार सैनिक भागने में कामयाब रहे। रूस के पैराट्रूपर्स भी जंग के मैदान में हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लैस ये फोर्स यूक्रेन के टैंकों पर निशाना साध रही है।
इस छोटे से हथियार से पैराट्रूपर्स गाइडेड मिसाइल फायर कर रहे हैं। जंग के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के टैंक को खत्म कर रही हैं। ड्रोन से ग्रेनेड हमला करके अब कई टैंकों को कबाड़ में बदल दिया गया है। सिर्फ रूसी नहीं, अब यूक्रेन के पास भी कामिकाज़े ड्रोन्स हैं। ऐसे ड्रोन से जंगलों में छिपाए गए टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है। रूस का मकसद नेटो देशों के टैंकों को खत्म करना है, तो यूक्रेन रूस की गोलाबारी को रोकने के लिए लगातार टैंकों को टारगेट कर रहा है। भीषण जंग की इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया है कि अब सर्दियों तक पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। हथियारों की खेप पहुंचे इससे पहले ही यूक्रेन को बहुत कमजोर बनाने का मिशन शुरू किया जा चुका है। यूक्रेन हार के कितना करीब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज़ेलेंस्की नए रक्षा मंत्री की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ैपोरिज़िया हमले का नया वीडियो सामने आया है। बीती रात रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर हमला किया था। हमले में नेटो के कई अधिकारियों की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया के विकास होटल पर हुआ था ये बड़ा हमला। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से हमला किया गया। ज़ैपोरिज़िया के एक होटल पर ये हमला किया गया। हमले में नेटो के कई अधिकारियों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीती रात रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर यह बड़ा हमला किया था, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। युद्ध में यूक्रेन की हार तय हो गई है और इसी के साथ युद्ध के मैदान में नया भय फैल गया है। रणभूमि का भूगोल बदलने वाला है। कीव पर रूस का नहीं बल्कि नेटो का कब्जा होने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सच यही है। नेटो ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए ऑपरेशन कीव लॉन्च कर दिया है। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के जरिए यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे का खतरनाक प्लान है। सवाल यह है कि आखिर नेटो ने यह ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया? क्या नेटो का यह खेल ही यूक्रेन की पराजय की वजह बनेगा? रूस के बारूदी तूफान से यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। यूक्रेन का हर बड़ा शहर खंडहर बन चुका है। रोज यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन का सुरक्षा कवच यानी उसका एयर डिफेंस सिस्टम भस्म हो चुका है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं। रूस के बारूदी बारिश में यूक्रेन बेमौत मरने को मजबूर है। रूस के प्रहार से यूक्रेन की हार तय नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की की सेना कभी भी हथियार सरेंडर कर सकती है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के खिलाफ नेटो ने बहुत बड़ा खेल कर दिया और इससे कीव पर नेटो का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन को हारता देख नेटो ने ऑपरेशन यूक्रेन लॉन्च कर दिया है। अमेरिका को जैसे ही एहसास हुआ कि कीव पर किसी भी वक्त मॉस्को का कब्जा हो सकता है, तो उसने यूक्रेन को मदद देने के बजाय उस पर कब्जा करने का प्लान बना लिया।
अमेरिका ने यूक्रेन को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया का हिस्सा बनाने की चाल चलनी शुरू कर दी है। नेटो ने इसके लिए पोलैंड फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका के इशारे पर पोलैंड ने यूक्रेन से खुद को खतरा बताना शुरू कर दिया है। पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन को कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड की सेना कभी भी यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती है। नेटो के 3,60,000 जवान पूर्वी यूरोप पहुंच चुके हैं। इन्हें यूक्रेन पर कब्जे का प्लान सौंपा गया। पोलैंड ने अब तक पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया होता, लेकिन बेलारूस में मौजूद वैगनार की वजह से वो अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। वैगनार पोलैंड के लिए दीवार बने हुए हैं। पोलैंड को डर है कि वैगनार लड़ाके पोलैंड में घुसकर तबाही शुरू कर सकते हैं। इसीलिए पहले पोलैंड वैगनार के खतरे को खत्म करना चाहता है। इसके लिए पोलैंड ने अब बेलारूस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार दोपहर पोलैंड ने हमला किया तो बेलारूस की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। पोलैंड हमले कर न सिर्फ वैगनार को डराना चाहता है, बल्कि बेलारूस को फंसाने की भी कोशिश कर रहा है। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनार लड़ाकों को पैसा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में वैगनार फाइटर रूस लौट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड को यूक्रेन पर कब्जा करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। पोलैंड इसी मौके के इंतजार में है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेस डूडा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि अब यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता। यूक्रेन के कमांडर कॉन्स्टेंटिन क्रोशिंस्की ने भी कह दिया है कि यूक्रेन की हार तय हो चुकी है। यही सच है, यूक्रेन की हार तय हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में अगर यूक्रेन पराजित हो जाए तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि नेटो ने यूक्रेन के हिस्सों को पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के बीच बांटने का प्लान बनाया है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो की पहुंच रूस के बिल्कुल करीब हो जाएगी। नेटो रूस को चारों तरफ से घेर लेगा। नेटो की वजह से खतरा बढ़ा तो पुतिन ने हंगरी और रोमानिया के पड़ोसी देश सर्बिया को साथ लिया। सर्बिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। पुतिन अक्टूबर में चीन जाएंगे। बीजिंग में ही रूस और सर्बिया के राष्ट्रपति के बीच मीटिंग होगी। इस मुलाकात में नेटो के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो सकता है। जाहिर है अब युद्ध रूस और नेटो के बीच होगा। ऐसा युद्ध जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन पर आज 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन ने 3 हाइपरसोनिक हमले नाकाम करने का दावा भी किया है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी है। यूक्रेन की तरफ से इसका दावा किया गया है। रूस यूक्रेन की बारूदी जंग एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। अब रूस न सिर्फ यूक्रेन को हथियाने के लिए आगे बढ़ रहा है, बल्कि ब्लैक सी को यूक्रेन समेत उन तमाम देशों के लिए बंद कर रहा है जो नेटो से संबंध रखते हैं। हालांकि ब्लैक सी को लेकर क्रेमलिन की रणनीति को यूक्रेन अपने फ्लोटिंग ड्रोन से चुनौती भी दे रहा है, जिसमें रूस को बड़े नुकसान भी उठाने पड़े हैं। लेकिन अब यूक्रेन की चुनौती खत्म करने वाले हथियार की तलाश भी रूस ने पूरी कर ली है। अब कौन सा है वो हथियार, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन रूस के वॉर जोन का ये वो समुद्री मुहाना है जहां कब्जे की जंग रूस करीब करीब जीत चुका है। ये ब्लैक सी है जिसमें नेटो की एंट्री भी रूस ने करीब करीब बैन कर रखी है।
फ्लोटिंग माइंस बिछाकर रूस ने यूक्रेन के ग्रेन व्हीकल्स को भी आगे बढ़ने से रोके रखा है। लेकिन इसी ब्लू बैटलफील्ड में यूक्रेन ने अपने वॉर प्लान को इस करीने से एग्जीक्यूट किया है कि दबदबे के बावजूद रूसी नेवल फोर्स मुश्किलों में घिर गई है। इनमें सबसे बड़े हमले हैं रूसी फ्रिगेट मॉस्को पर हमला, दूसरा हमला भी फ्रिगेट मकारोव पर हुआ और तीसरा था कर्च ब्रिज पर हमला। ये रूस के खिलाफ ब्लैक सी में हुए हाई प्रोफाइल अटैक हैं, लेकिन अब तक इन हमलों का सोर्स रूस पता नहीं लगा सका। लेकिन दावा है कि ये हमले यूक्रेन ने नेवल ड्रोन के जरिए किए थे और इस सक्सेस को दोहराने के लिए यूक्रेन ने फिर से ब्लैक सी के बैटल जोन में ही रूस को टारगेट करने का प्लान बना लिया है। यहां तक कि इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए यूक्रेन ने ऑपरेशन फ्री ब्लैक सी शुरू भी कर दिया है। यह जानकारी सूत्रों पर आधारित नहीं है, बल्कि खुद यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया है। यूक्रेन के अनमैन्ड वेपन्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में खुद ये जानकारी देते हुए कहा है कि इस युद्ध ने उनके देश को एयर और नेवल क्षेत्र में अनमैन्ड वेपन्स तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर खड़ा कर दिया है और इस तकनीक का इस्तेमाल ब्लैक सी में जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि उनके दावे पर विश्वास कैसे किया जाए। जवाब उन्हीं के शब्दों में सुनिए। 4 अगस्त को ब्लैक सी में रूसी जहाज टारगेट किए गए थे। सभी हमले यूक्रेन ने अपने नेवल कामिकाज़ी ड्रोन से किए। नेवल ड्रोन्स के डेवलपमेंट से कामयाबी हाथ लग सकी है। हमारे सभी नेवल ड्रोन ऑटो पायलट तकनीक से लैस है। हमारा नौसैनिक बेड़ा ब्लैक सी आजाद कराने में लगा है। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन ब्लैक सी में रूस के जिन बोट्स को टारगेट कर रहा है वो अनमैन्ड नेवल ड्रोन्स के निशाने पर थे और सेवेस्तोपोल तक बारूद की पहुंच जिस तरह से आसान हो रही थी वो भी यूक्रेन के अनमैन्ड ड्रोन्स के जरिए संभव हुआ है। हालांकि रूस एरियल ऑब्जेक्ट गिराने में सक्षम है, इसलिए मॉस्को के लिए एरियल ड्रोन्स बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन नेवल ड्रोन्स बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रूस इस हथियार की काट तलाशने में लग गया है और तलाश पूरी की सहयोगी चीन ने। रूस को चीन का साथ शार्क से होगा आघात। शार्क यानी कोई मछली नहीं, ना ही कोई भारी भरकम पनडुब्बी नुमा ड्रोन, बल्कि यह है ड्रोन का एक पूरा झुंड। आप जो देख रहे हैं वो वीडियो साउथ चाइना सी का है, जहां शार्क स्वार्म ड्रोन्स को टेस्ट किया जा रहा है और ये टेस्टिंग फायर मोड से ठीक पहले की है। आड़ तिरछे तैरते आकृतियां बनाते उन 56 ड्रोन्स को देख रहे हैं जो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सशक्त हैं। ये ड्रोन 58 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और 772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कंट्रोल हो सकते हैं। यानी दुनिया में सबसे तेज तैरने वाले और सबसे ज्यादा दूरी तक कंट्रोल होने वाले ये घातक नेवल ड्रोन्स हैं, जिनका इस्तेमाल चीन भविष्य में करेगा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका एक्सप्लोजन टेस्ट चीन नहीं बल्कि रूस करेगा, वो भी ब्लैक सी में। यानी ब्लैक सी में यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स की काट रूस को मिल चुकी है और अपने दुश्मन पर हावी होने का कोई भी चांस पुतिन कभी नहीं छोड़ते। इसलिए चीन के साथ रूस की सीक्रेट डील हो चुकी है और ये ड्रोन्स अब रूस को दिए जाएंगे, जो सीधे ब्लैक सी में तैरते नजर आएंगे। फिर ना ब्लैक सी के घेराव के लिए रूस को पोत तैनात करने होंगे और ना ही बड़ी नेवल फोर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब क्रीमिया युद्ध शुरू होने जा रहा है। 7 ब्रह्मास्त्र से जेलेंस्की ने क्रीमिया विजय का प्लान बना लिया है। जर्मनी यूक्रेन को वो मिसाइल देने जा रहा है जिसकी जद में क्रीमिया के साथ साथ रूस के कई इलाके आ जाएंगे।
जर्मनी ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉरस मिसाइल देने का ऐलान किया है। यह मिसाइल ऑपरेशन क्रीमिया को कैसे सफल बनाएगी, अगर क्रीमिया पर प्रहार हुआ तो क्या होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट आप भी देखिए। असली विध्वंस अब शुरू होने वाला है। वक्त आ गया है, यूक्रेन का मिशन क्रीमिया लॉन्च होने वाला है। ज़ेलेंस्की ने 3 महीने पहले क्रीमिया को तबाह करने का जो प्लान बनाया था, अब उसे अंजाम देने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को जो अस्त्र मिलने जा रहा है, वही महाविनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने जा रहा है। यह लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। ज़ेलेंस्की सेना इसी मिसाइल से क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा धावा बोलने वाली है। क्रीमिया विजय के लिए स्पेशल हथियारों की पूरी फौज तैयार हो चुकी है। स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल, अब्राम्स, लेपर्ड, F-16 नेवल ड्रोन। यूक्रेन को जल्द ही टॉरस क्रूज मिसाइलों की खेप भी मिलने वाली है। अमेरिका भी यूक्रेन को अटैक MS बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है और इसी के साथ ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया विध्वंस शुरू हो जाएगा। स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, टॉरस और अटैक MS, ये चारों लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। यूक्रेनी फोर्स के तरकश में जैसे ही टॉरस और अटैक MS मिसाइलें आएंगी तो उसके पास 4 खतरनाक मिसाइलें हो जाएंगी। इसी के साथ ही वो बहुत ही बलवान हो जाएगी। और फिर बिना वक्त गवाए यूक्रेन क्रीमिया को तबाह करना शुरू कर देगा। जर्मनी जैसे ही यूक्रेन को अपनी टॉरस मिसाइल देगा, ठीक उसी वक्त युद्ध 180 डिग्री बदल जाएगा। ये मिसाइल वॉर गेम को पूरी तरह से बदल देगी, क्योंकि ये रूस के कई इलाकों को जला देने में सक्षम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक टॉरस मिसाइल की रेंज करीब 700 किलोमीटर है। मतलब ये 700 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती है। ये वो रेंज है जिसकी जद में क्रीमिया के साथ साथ रूस के कई इलाके आ जाएंगे। यूक्रेन अपने देश से ही मिसाइलें छोड़ेगा और रूस के कब्जे वाला क्रीमिया बर्बाद हो जाएगा। ओडेसा से क्रीमिया की दूरी 550 किलोमीटर है। खेरसोन से क्रीमिया की दूरी 370 किलोमीटर है। ज़ेपोरिज़िया से क्रीमिया की दूरी 330 किलोमीटर है, जबकि मिकोलेव और क्रीमिया में 470 किलोमीटर का फासला है। टॉरस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेनी फोर्स ओडेसा, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया और मिकोलेव से भी मिसाइल अटैक करेगी और क्रीमिया तबाह हो जाएगा। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि अगर रूस ने क्रीमिया को खाली नहीं किया तो यूक्रेनी फोर्स उसे तबाह कर देगी। अब तक ज़ेलेंस्की लाचार थे, क्योंकि उनके पास ऐसी मिसाइल नहीं थी जो यूक्रेन के अंदर से ही क्रीमिया पर हमला कर सके। लेकिन अब उन्हें टॉरस मिसाइल मिल रही है। इसी से यूक्रेन ऑपरेशन क्रीमिया को अंजाम देने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि अगर नेटो के हथियार से पुतिन के अभिमान यानी क्रीमिया पर हमला हुआ तो पुतिन ऐसी एटमी सुनामी लाएंगे जिसमें यूक्रेन समेत नेटो के कई देश तहस नहस हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जंगल की आग ने अमेरिका के हवाई द्वीप को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 लोग लापता हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इंटरनेट सेवा, बिजली, फोन सेवा, रेडियो सर्विस, सब कुछ खत्म हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए केवल सैटेलाइट फोन ही काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी राख हो चुकी है। हवाई पर सबसे बड़ा खतरा सुनामी बनकर आई, लेकिन उसमें भी कुल 61 लोगों की मौत हुई थी। हवाई में इस वक्त लपटों का राज है। आशंकाओं का अंबार है। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा है। हवाई एक हरा भरा द्वीप था, अब राख का ढेर नजर आ रहा है। हजारों करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी स्वाहा हो चुकी है। 1700 से ज्यादा बड़ी इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। हवाई की माउई काउंटी का लाहेना जलकर खाक हो चुका है।
देखिए आग की लपटें कैसे पूरी बस्ती को राख कर रही हैं और मजबूर इंसान जान बचाकर भाग रहे हैं। हवाई के समंदर किनारे खड़े ये मकान आग की चपेट में है और कुछ ही घंटों में स्वाहा हो गए। समंदर के किनारे कभी यहां हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगे मकान थे, लेकिन अब सिर्फ धुआं और राख नजर आ रहा है। हवाई के जंगलों में शोले दहक रहे हैं, बस्तियां खाक हो रही हैं और आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मोबाइल लैंडलाइन फोन सर्विस खत्म हो चुकी है, रेडियो कम्युनिकेशन ठप है, इंटरनेट सेवा समाप्त हो गई है। संपर्क साधने का सहारा सैटेलाइट फोन है। रेस्क्यू टीम सैटेलाइट फोन से संपर्क साध रही है। माउई काउंटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। ये मैप हवाई प्रशासन ने जारी किया है। मैप में नजर आ रहा लाल रंग का क्षेत्र पूरी तरह जल चुका है।